गाइस, वेलकम टू एडु मेडिसिन। तो हम अभी यूनिट 11 डिस्कस कर रहे हैं जो कि आपके सोशियोलॉजी ऑफ डेवलपमेंट का है, विकास का, समाजवाद का। और इसमें हमने एक पार्ट ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है, ये सेकंड पार्ट है। तो सेकंड पार्ट में बेसिकली बुक में जो है उन्होंने 5 ईयर प्लान्स का फोकस क्या था उसको डिस्कस किया हुआ है। तो हम ध्यान दे लेंगे। मैं थोड़े वहाँ पे 2007 तक डिस्कस किया है, मैंने थोड़ा सा आगे बढ़ा लिया है क्योंकि थोड़ा आपको आइडिया मिल जाएगा, तो आप एक्स्ट्रा लिख सकते हैं। तो हर 5 वर्षीय जो योजना थी उसमें क्या क्या मेन फोकस था गवर्नमेंट का, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो अगर हम पहली 5 वर्षीय योजना की या फर्स्ट 5 ईयर प्लान की बात करें तो 51 में शुरू हुआ था 56 तक। और मेन क्योंकि हमारी आज़ादी उसी टाइम पे हुई थी, आपको पता हो 1947 में, तो हमारी उस टाइम पे भुखमरी, गरीबी, इस तरीके की स्थिति बहुत ख़राब थी क्योंकि हम लोगों ने बहुत ही कष्ट देखा था। तो यहाँ पे हमारा मेन एम था एग्रीकल्चर पे फोकस करना, प्राइमरी सेक्टर पे फोकस करना और अपने देश को अभी हम बहुत सारा जो अनाज था वो बाहर के देशों से मंगा रहे थे, उससे अपने आप को मुक्त करना कि अपने देश में इतना अनाज हो जा रहा है कि हम अपने देश में सबको अपना पेट भर सकते हैं। उसके बाद इसी टाइम पे आईआईटीज़ का भी 5 इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजीज़ का भी नींव रखी गई थी। सेकेंड ईयर, अगर हम सेकेंड 5 ईयर प्लान की बात करें, दूसरी पंचवर्षीय योजना, तो 56 से 61 तक चली थी। और यहाँ पे हमने पब्लिक सेक्टर यानी हैवी इंडस्ट्री से फोकस किया था। अभी हमने कृषि का ध्यान दिया था पहली योजना में। दूसरे में हमें था कि हम अपनी इंडस्ट्री स्ट्रॉन्ग करें। पावर की बात हो, स्टील की बात हो, कोयला की बात हो या अन्य टेक्सटाइल्स की बात हो, उसकी हम शुरुआत करें। और जैसे ही हमारे देश में फॉरेन एक्सचेंज की शॉर्टेज थी, हम बहुत सारा अनाज बाहर से मंगा रहे थे, तो हमारे पास फॉरेन एक्सचेंज नहीं बचा था, तो उसको ठीक करना था। और पॉलिटिकली भी हमारा देश अभी बहुत स्टेबल नहीं हुआ था क्योंकि आज़ादी को मिले बहुत समय नहीं हुआ था। ठीक है। उसके बाद तीसरी, अगर हम पंचवर्षीय योजना की बात करें, तो हमारा एम क्या था कि रीजनल लेवल पर डेवलपमेंट करें। हमने सेंट्रल लेवल पर डेवलपमेंट करके देखा दो योजनाओं में, दो पंचवर्षीय योजनाओं में, तो हमने देखा कि बहुत ज़्यादा जो अलग अलग रीजन है, बहुत अलग अलग एरियाज़ हैं, वो पिछड़ रही हैं। तो उनको मजबूत करना हमारा मेन एम था। सोशल सर्विसेज हो गई, शिक्षा हो गई, और इन सब पे फोकस करना था। महिलाओं की स्थिति भी सुधारने की बात इसमें कही गई क्योंकि इसमें बातें तो बहुत की गई, लेकिन इसी टाइम पे हमारा इंडो चाइना वॉर भी हो रहा था, जिसकी वजह से काफ़ी सारा सिचुएशन हमारे भारत में ख़राब हो गया। फिर हमारा 1965 में पाकिस्तान के साथ भी मतलब काफ़ी ज़्यादा युद्ध हो गया। उसके बाद बहुत बुरी तरीके से सूखा भी पड़ा, तो ये योजना उतनी सफल नहीं हो पाई। फिर हमारी आती है चौथी पंचवर्षीय योजना। यहाँ पे हमने गैडगिल फॉर्मूला अपनाया था। तो बेसिकली गैडगिल फॉर्मूला में क्या होता है ना, ये इस डॉक्टर डी आर गैडगिल थे, जो एक प्लानिंग कमीशन के उस टाइम पे हेड थे। ठीक है। तो इन्हीं के नाम पे एक हमने गैडगिल फॉर्मूला बनाया था। इस फॉर्मूला में क्या था ना कि हमने कोशिश किया कि जो रिसोर्सेज है, संसाधन है, उसको किस तरीके से अन्य राज्यों में बांटे। देखिए, आपको पता है कि भारत बहुत डाइवर्स है, बहुत बड़ा देश है, तो किस तरीके से जो पैसे हैं उनको अलग अलग रीजन्स, अलग अलग एरिया में, अलग अलग स्टेट में दें कि वहाँ पे विकास हो सके। तो हमने प्रॉपर एक फॉर्मूला तैयार किया। ये काफ़ी डिटेल में है, बट थोड़ा सा मैं आपको आइडिया दे देती हूँ। अगर आपको डिटेल वीडियो चाहिए तो बताइएगा, मैं वो भी बना दूंगी। तो गैडगिल फॉर्मूला में क्या था कि हमने कोशिश की कि आइडेंटिफाई करें, पता करें कि कौन से राज्य हैं जो बहुत पिछड़े हैं, उनको हम अलग तरीके से ट्रीट करेंगे। कौन से राज्य में कितनी पॉपुलेशन है, उसको हम अलग तरीके से ट्रीट करेंगे। टैक्स कौन कितना देता है, किसी राज्य में कोई बहुत बड़ी समस्या उसको। तो इन सब क्राइटेरिया के हिसाब से हमने एक फॉर्मूला, मैथमेटिकल फॉर्मूला बनाया परसेंटेज के हिसाब से, और उसके हिसाब से उन स्टेट्स को हमने फंड्स देना शुरू किया, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट ने। एंड हमने स्मॉल स्केल की जो इंडस्ट्रीज थी, छोटी छोटी इंडस्ट्रीज थी, उनको सुधारने की कोशिश की। एंड हमने कोशिश की कि जो बहुत ज़्यादा गाँव में गरीबी फैल गई थी, तो उसको किस तरीके से हम हटा सके। उसके बाद हमारा एम ये था कि 5.5% जो ग्रोथ है ना हमारे देश में हो हर साल। उसके बाद पांचवी पंचवर्षीय योजना की बात करें तो यहाँ पे हमारा ये था कि जो पुअर लोग हैं उनको, या जो गरीब हैं उनको, एटलीस्ट जो हमारा बेसिक होता है, बेयर मिनिमम जो होता है, या फंडामेंटल जो होता है कि आधारभूत चीज़ें जो है उनको प्रदान करें, जैसे कि घर हो गया, पानी हो गया, साफ सफाई हो गई, न्यूट्रिशन हो गया। एंड सेल्फ एम्प्लॉयमेंट पे भी हमने काफ़ी ज़्यादा फोकस इस योजना में किया था, और गाँवों को डेवलप करने की बात की गई थी। ठीक है। एंड अगर हम छठी योजना की बात करें तो हमने थोड़ा वेलफेयर ओरिएंटेड हटा के
ग्रोथ ओरिएंटेड स्टेप लिया। अभी तक हम क्या कर रहे थे कि हम समाज को सुधारने को या अपने देश को एकदम मतलब बेनिफिट्स दिए जा रही थी गवर्नमेंट। अब हमने फोकस किया कि किस तरीके से हम मॉडर्नाइजेशन कर सकते हैं, टेक्नोलॉजी ला सकते हैं अपने देश में, और इन सब को ला के कैसे सुधार कर सकते हैं। और इस बात में आप सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बात को ध्यान रखिएगा कि हमने पॉवर्टी मतलब गरीबी तो रिमूव करने की कोशिश की, और हमने एक पूरा विमेन एंड डेवलपमेंट के लिए पूरा काम करना इस छठी पंचवर्षीय योजना में शुरू किया, जहाँ पे अब महिलाओं को गांव में सपोर्ट वगैरह करने की भी योजनाएं बनाई गई। तो छठी वाले आप अच्छे से याद रखिएगा 6-5 ईयर प्लान को, जो कि 1980 से 85 के बीच में आता है। ये पीडीएफ आपको ग्रुप में मेरे मिल जाएगा। फिर हमने मॉडर्नाइजेशन का पहले जैसे किया था उस 7th में भी हमने कंटिन्यू रखा, कोशिश किया कि समाज में जस्टिस वगैरह को भी अचीव कर सके, गरीबी को एटलीस्ट 28% मतलब कम कर सके, और जो ग्रोथ है देश का इकोनॉमी का उसको 6% तो कर सकें। और इसी टाइम पे जवाहर रोजगार योजना गाँव के लोगों के लिए लॉन्च की गई थी। और विमेन इक्वालिटी पे 7वां भी आप ध्यान रखिएगा, बहुत ज़्यादा काम करने की कोशिश की गई थी कि महिलाओं की स्थिति को कैसे सुधारें। 8th की बात करें तो इस टाइम पे हमारा इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन होता है, जैसे आपको पता है, और स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स होते हैं। हमने थोड़ा प्राइवेटाइजेशन की तरफ अपने आप को मोड़ते हैं। प्राइवेट सेक्टर हो, इंफ्रास्ट्रक्चर हो, ह्यूमन रिसोर्सेज हो, इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन हो, इन सब चीज़ों पे हम काम करना प्रारंभ करते हैं। इसी टाइम पे हम अपने देश का जो गेट वगैरह है उसको फॉरेन के लिए और खोल देते हैं। 9th प्लान की बात करें तो सोशल जस्टिस, इक्वालिटी, विमेन को किस तरीके से एम्पावर करें, स्पेशली इस वाली योजना में दलित, ट्राइबल और माइनॉरिटीज़ जो होती हैं उन पे ज़्यादा फोकस होता है। फिर 73rd 74th अमेंडमेंट एक्ट आता है, उसके तहत महिलाओं को 1/3 सीट दी जाती है लोकल बॉडीज़ में। उसके बाद हमारा ग्रोथ जो होता है टारगेट इस ईयर का 7% कर देते हैं, लेकिन हमारे को देखने को मिलता है कि इस फेज़ में पॉवर्टी जो है कहीं ना कहीं बढ़ जाती है। उसके बाद 10th प्लान की बात करें तो हम लोगों का अप्रोच क्या होता है कि हम गरीबी तो दूर करना ही होता है, इलिटरेसी बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी होती है, शिक्षा की कमी होती है, उसको देना होता है। इन्फेंट मोरालिटी की बात भी हम करते हैं, बिकॉज बहुत ज़्यादा बच्चे पैदा होने से पहले या पैदा होते ही उनकी डेथ हो जाती है, मदर की उनको जन्म देते हो जाती है। इन सब को ठीक करना होता है, जेंडर गैप को ठीक करना होता है। पे में भी और बहुत सारी जगहों पे जेंडर गैप होता है, महिलाओं और पुरुषों के बीच में अलग अलग तरीके से भेदभाव किया जाता है। शिक्षा पे ध्यान देने की बात की जाती है, और भी बहुत सारे इसमें बात की जाती है। तो ये सब चीज़ें बात की जाती है। 11th प्लान की बात करें तो 2007 से 12 के बीच में आता है। इसकी मेन बात आपको ये याद रखनी है कि सोशल सेक्टर पे ज़्यादा ध्यान दिया जाता है, स्पेशली शिक्षा और हेल्थ पे। और इसी टाइम पे हमारा नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट भी आता है, मनरेगा जिसे बोलते हैं, और नेशनल रूरल हेल्थ मिशन भी आता है, और राइट टू एजुकेशन की भी बात की जाती है। ठीक है, इसके अलावा 12th 5 ईयर प्लान की जो बात होती है वो सस्टेनेबिलिटी और इंक्लूसिव ग्रोथ की बात की जाती है। यानी इन्वायरमेंट का इस टाइम पे बहुत ज़्यादा मतलब बातचीत शुरू हो जाती है, क्योंकि 2012 से 17 के बीच में आता है, इन्वायरमेंट की स्थिति बहुत ज़्यादा खराब होती है। इस टाइम पे कौशल विकास यानी स्किल डेवलपमेंट की भी बात करना शुरू कर दी जाती है। उसके बाद अब क्या किया जा सकता है महिलाओं की स्थिति भारत में सुधारने के लिए? तो कई सारी रिपोर्ट्स से हमें पता चलता है कि जो महिलाओं की डेवलपमेंट है उसके लिए स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट और भी बहुत सारे जगहों पे उनकी नीड्स को हाईलाइट करके क्या रिक्वायरमेंट है, बहुत सारे प्लान्स और इनिशिएटिव ले सकते हैं जिससे इनकी स्थिति सुधर सके। उसके बाद ग्रास रूट लेवल पे डेवलपमेंट की बात की गई है कि महिलाओं को, मान लीजिए कि शहरों में तो फिर भी स्थिति मतलब काफ़ी हद तक ठीक है, पर गाँव में जाएं तो बहुत ज़्यादा बुरी स्थिति है। स्पेशली महिलाओं को सामाजिक और राजनीतिक तौर पे और आर्थिक तौर पे तो है ही है, अपनी बात रखने का मौका नहीं मिलता, ना उनको पार्टिसिपेशन करने का मौका मिलता है। तो पंचायती राज और म्यूनसिपालिटी में महिलाओं को और पार्टिसिपेशन हो, उनको और पुश किया जाए, इस तरीके की चीज़ें की जा सकती हैं। और एम्पावरमेंट जो हमारा ऑब्जेक्टिव था, जो कि हमने 9th 5 ईयर प्लान में एक लिया था कि महिलाओं को एम्पावर करेंगे, सिर्फ उनको हम योजनाओं के तहत उनको पैसा देना या उनकी स्थिति सुधारने तक नहीं था, उनको एम्पावर करेंगे कि वो खुद की मदद खुद ही कर सके। ठीक है, वो इतनी पढ़ी लिखी हो, इतना पैसा कमाती हो कि वो अपने डिसीजन
खुद ले सके, ठीक है, उनका एक्सेस एंड कंट्रोल हो रिसोर्सेज पे या डिसीजन मेकिंग पे, ठीक है। आप अपने जो भी डिसीजंस है अगर आप खुद ले सकते हैं तो उसका मतलब होता है कि आप एम्पावर है। अगर आप हर डिसीजन के लिए, हर बात के लिए किसी और पे निर्भर हैं तो शायद आप उतने एम्पावर नहीं है। सजेशन लेना और कोई आपकी लाइफ को कंट्रोल कर रहा है पूरी तरीके से, ये दो अलग अलग कॉन्सेप्ट है। और इन स्ट्रीम सेक्टर्स में और चाहे जेंडर रिलेशंस की बात करें तो इनइक्वालिटीज़ बहुत मतलब लेवल्स पे है, चाहे वो धार्मिक तौर पे हो, सामाजिक तौर पे हो, आर्थिक तौर पे हो, राजनीतिक तौर पे, उनको धीरे धीरे दूर करना। जो भी बहुत सारी मतलब मिथ हैं, बहुत सारी मिथ है हमारी सोसाइटी में, उनको अलग अलग मतलब उनसे बाहर करना, ठीक है। इनइक्वालिटी हमारे कहीं ना कहीं दिमाग में होता है कि ये कमज़ोर है, ठीक है, तो इसको दबाओ। इस तरीके की विचारधाराओं को किस तरीके से हटाना, तो ये आपका चैप्टर था, मेजर पॉइंट्स ये थे। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे। प्लीज़ अपने फ्रेंड के साथ शेयर करिएगा।